नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। स्टूडेंट कैसे हैं? देखिए, आपकी क्लास 4:30 बजे हुई है लाइव, क्योंकि मैं अभी ही थोड़ी देर पहले बनारस से घूम के आया हूं। बनारस से जस्ट अभी लैंड किया हूं घर पे प्राइवेट जेट में, और आपकी क्लास तुरंत लगाई है लाइव के लिए। ठीक है, देखो मेरा डेडिकेशन आप देख रहे हैं। अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आया था कि आपका सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, जेई का, सीएचएसएल का, ये सारे एग्जाम डिले हो गए हैं। अभी एग्जाम आपके जून एंड में होंगे, जून के एंड के महीने में। ठीक है ना? आपके सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीएचएसएल का और जेई का जो एग्जाम है वो डिले हो गया है इलेक्शन की वजह से। हमने नोटिस डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? मैं मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें सारी अपडेट मिलती रहती है सबसे पहले। मतलब मई के पेपर महीने में जो पेपर होने वाला था ना आपका, वो अब जून में होगा, जाके वो जून में एंड में होगा। रेलवे का, रेलवे पेलवे पेपर पर भरोसा मत किया करो। ठीक है ना? जब तक रेलवे का पेपर ना हो जाए तो कौन सी डेट है, कब होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, उस पर कोई भरोसा मत करो। ठीक है भैया? रेलवे और स्टेट एग्जाम की भर्तियों पर भरोसा नहीं करते जब तक पूरी नहीं हो जाती। ठीक है ना? ऋषभ जी को ज्यादा याद आ रही है। सर, विल सीजल आल्सो डिलेड? सीजल तो यार वैसे भी बहुत डिले, वो तो साल के आखिर में सीजल का पेपर, तो और कितना डिले करेंगे? अब अगले साल थोड़ा ना खिसका देंगे। तो सीजल में डिले होने का बहुत ज्यादा कोई चांस है नहीं। ठीक है ना? चलिए, हर हर महादेव, शुरू करते हैं सवाल नंबर 12। देखिए मेरे दोस्तों, आपके कल दो ही टाइप रह गए, इलेक्शन वाला और कमीशन वाला। उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त, रेशियो अनुपात शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इलेक्शन शुरू नहीं करूंगा, जो हमारे इनकम बेस्ड के जो सवाल रह गए हैं उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए, सवाल नंबर 12, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम बेस्ड हमारा टाइप चल रहा है। दो टाइप होते हैं, मैंने आपको जो पढ़ा दिया, एक सिंपल वाला और एक जिसमें रिमेनिंग शब्द आता है। उसके बाद ये है मिसलिनियस। मिसलिनियस है ना, इनकम के मिसलिनियस बेस्ड सवाल। ऐसे सवालों को आपको 100 मान के करना पड़ता है, ज्यादातर 100 मान के। जैसे सवाल नंबर 12 देखिएगा मेरे दोस्तों। ए पर्सन गिव्स 30% ऑफ इट्स सैलरी टू हिज फ्रेंड, 40% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ही इन्वेस्ट इन ए चिट फंड। एक आदमी अपनी सैलरी का 30% अपने दोस्त को देता है। तो जैसे मैंने मान ली कि एक आदमी की सैलरी 100 यूनिट है, मैंने मान ली कि एक आदमी की जो इनकम है 100 यूनिट है, मैंने ये मान लिया। क्लियर है बात? समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया। तो भैया हमने मान लिया कि एक आदमी की इनकम 100 यूनिट है, तो 100 में से 30% वो अपने दोस्त को देता है। तो कितना हो गया? 100 का 30% हो गया 30। ये उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना? ऐसे सवालों को 100 मान के, जब ये कोई रिमेनिंग वाला सवाल तो है नहीं मेरे प्यारे भाई, है ना, ऐसे सवालों को आपको हमेशा 100 मान के करना है। मैंने मान ली कि आदमी की इनकम 100 है, 100 में से 30 अपने दोस्त को दे दिया, तो बचा कितना? 70। अब 70 बचा। बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि रिमेनिंग सैलरी का 40% वो चिटफंड में इन्वेस्ट करता है। रिमेनिंग का 40%, तो रिमेनिंग कितना है बेटा? 70। रिमेनिंग सैलरी कितनी? 70। अब 70 का 40% कितना होता है? 28। 28 रुपए लगाता है वो लक्ष्मी चिट फंड में। 28 रुपए चिट फंड में इन्वेस्ट करता है, तो बचा कितना? 70 में से 28 इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा 42, 42 यूनिट बचा, बचा 42। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोले रिमेनिंग इनकम में से, लाइन इंपॉर्टेंट है कि बची हुई इनकम में से वो एक इंश्योरेंस स्कीम में और पीपीएफ में पैसा लगाता है, 4:3 के रेशियो में। बची हुई इनकम में से वो इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करता है 4:3 के रेशियो में। अब बची इनकम कितनी है? 42।
बची इनकम 42 यूनिट है। इस 42 में वो पैसा इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस में और पीपीएफ स्कीम में। मेरे प्यारे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान सोचने वाली है कि बची हुई इनकम को वो इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस स्कीम में और पीपीएफ में 4:3 के रेशियो में। 42 इनकम बची है, 42 को इन्वेस्ट करना है 4:3 के रेशियो में। तो 42 को 4:3 में कैसे ब्रेक करेंगे बताओ। 42 रुपए बचे, 42 को 4:3 में इन्वेस्ट किया है, एक बीमा योजना में और पीपीएफ में। ठीक है भाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अगर 7 की वैल्यू 42 है 6 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी 24। यानी कि इंश्योरेंस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 24। पीपीएफ में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 3 का 6 गुना 18। तो 42 को जब आप 4:3 में ब्रेक करोगे तो 24-18 आएगा। 24-18 42 होता है, 24-18 का रेशियो 4:3 होता है। ठीक है ना, रेशियो में ब्रेक करना सीख लीजिए। अब आगे जो चीज दी है वहीं से सवाल सॉल्व होगा। सवाल क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड कॉमा इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर एंड द अमाउंट ही गेव हर फ्रेंड इज 19,800 रुपए, फाइंड द सैलरी ऑफ पर्सन। बोला है जो टोटल अमाउंट उसने चिट फंड में इन्वेस्ट किया और इंश्योरेंस स्कीम में मिलाकर इन्वेस्ट किया, जो टोटल अमाउंट उसने, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी ताकत से सवाल पढ़ो। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, भाई चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में निवेश की गई कुल राशि, टोटल राशि कितनी है, ये तो पढ़ो ना। डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड कॉमा इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर। चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में जो एक साथ टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया वो कितना है भाई। चिट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया गया 28, इंश्योरेंस में 24, तो 28 + 24 कितना होता है, 28 + 24 होता है मेरे दोस्तों 52, यानी कि 52। और जो पैसा उसने अपने दोस्त को दिया, और दोस्त को दी गई राशि, दोस्त को कितना पैसा दिया गया, दोस्त को पैसा दिया गया 30 यूनिट, दोस्त को पैसा दिया गया 30 यूनिट। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है, 22 यूनिट। इनका डिफरेंस 22 यूनिट है मेरे प्यारे भाई। चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में टोटल जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 28 + 24 52, और जो पैसा अपने दोस्त को दिया गया 30 यूनिट, इनका जो डिफरेंस है 22 यूनिट। इसकी वैल्यू ही सवाल में 19,800 रुपए के बराबर दी है। इसकी वैल्यू सवाल में 19,800 रुपए दी है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 22 निम्मा 198, 900 गुना, 900 गुना, 900 गुना। तो आपसे पूछा है आदमी की सैलरी क्या है, आदमी की सैलरी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 900 गुना होगी। अब 100 की 900 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए आदमी की टोटल सैलरी हो जाएगी। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। तो ऐसे सवालों को हमें 100 मान के करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने सवाल को रेशियो से क्यों नहीं किया, रेशियो नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि इसमें ना हमें हर बीच की जानकारी चाहिए। रेशियो एक ऐसा मेथड है जो बीच की कैलकुलेशन गायब कर देता है, केवल आखिर की और शुरुआत की कैलकुलेशन छोड़ता है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बीच की जानकारी के, दोस्त को कितना दिया, चिट फंड में कितना डाला, पीपीएफ में कितना डाला, इस सब कैलकुलेशन की जरूरत है। तो ये तभी पता चलेगा जब हम ऐसे क्वेश्चन को 100 मान के करेंगे। बात क्लियर हुई दोस्तों। 42 को नंदिनी 4:3 में ब्रेक किया, 4 3 7, 7 की वैल्यू 42, 4 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 18। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने। यहां पर एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 13। एक और ऐसा ही सवाल लेंगे मेरे प्यारे में, 13 नंबर बनाए जल्दी से। एक आदमी अपनी सैलरी का 20% खाने पे एंड 1/4 ऑफ रिमेनिंग सैलरी चैरिटी, और रिमेनिंग का 1/4 चैरिटी पे खर्च करता है। वो 9600 रुपए पर मंथ बचाता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड। जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद बची राशि के आधे के बराबर है, तो उसकी मंथली सैलरी की गणना करें। देखो बच्चों, इस सवाल को चाहे आप रेशियो से भी बना सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, वो छाप की है। जैसे मैंने 100 मान के कर लिया कि माना आदमी की जो सैलरी है 100 है, आदमी की सैलरी 100 है, 100 का 20% वो खाने पे खर्च करता है।
100 का 20% खाने पे खर्च किया तो बचा कितना, 80 बचा कितना, 80। फिर रिमेनिंग का 1/4 दान कर दिया तो 80 का 1/4 क्या होता है, 80 का 1/4 कितना होता है, 80 का 1/4 होता है 20। भाई 80 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो 20 ही तो आएगा। 80 में से 20 दान कर दिया, बचा 60 यूनिट बचा। क्लियर है। अब बोला यदि वो हर महीने 9600 रुपए की बचत करता है, आदमी हर महीने 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद बची राशि के आधे के बराबर है। भाई ये पैसा तो उसने किया मेरे दोस्तों भोजन पे खर्च, ये पैसा उसने किया दान, डोनेट, है ना, ये पैसा उसने मेरे दोस्तों ये तो खाने पे खर्च किया, ये पैसा उसने दान किया। वो हर महीने 9600 रुपए बचाता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद बची राशि का आधा है। भोजन और दान पे खर्च करने के बाद बची राशि 60 है। 60 का आधा 30, 60 का आधा ही बचाता है वो 30, है ना। फूड और दान पे खर्च करने के बाद जो राशि बची, उस राशि का आधा ही वो बचत करता है। 60 का आधा 30 की बचत करता है। सवाल में 30 की वैल्यू 9600 रुपए दी है बच्चे, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 320 गुना, 320 टाइम्स। तो आदमी की सैलरी भी 100 का 320 गुना होगी। 100 का 320 गुना होता है 32,000 रुपए, आदमी की सैलरी आ गई। बी ऑप्शन आंसर है। एक आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन से होने वाले सवाल नहीं है ये, आपको बेसिक से ही करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल देखेंगे आप 14 है। ये मिसलेनियस चल रहा है, 3 टाइप के सवाल होते हैं, एक सिंपल वाला, एक रिमेनिंग वाला और एक मिसलेनियस, जिसमें 100 मान के करना है आपको। देखो लेटेस्ट सवाल ले रहे हैं बेटे आपके लिए, सीजीएल 2023 प्री का। बताएं इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो। जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई पेड की, जो उसकी मंथली सैलरी का 22% थी। रिमेनिंग सैलरी उसने शॉपिंग पे खर्च की, और शॉपिंग ऑफ ग्रोसरी और क्लोथ्स पे 7:5 के रेशियो में। 28,200 रुपए कपड़ों पे खर्च किए। फरवरी 2022 में उसकी सैलरी 16% बढ़ गई। तो आपसे पूछा है फरवरी में उसकी सैलरी कितनी थी, फरवरी में। बढ़िया सवाल। देखो फरवरी की सैलरी तो बाद में निकालोगे ना, पहले जनवरी की सैलरी निकालो बेटे, जनवरी की सैलरी निकालो। तो देखिए मैंने मान ली कि जनवरी के महीने में कीर्ति की जो सैलरी है वो 100 है। मैंने मान ली कि जनवरी के महीने में कीर्ति की जो सैलरी वो 100 है, 100। अब 100 में से सवाल में जो बोला गया वो ये बोला गया है 22% की उसने ईएमआई दे दी। 100 में से 22 की उसने ईएमआई दे दी तो बचा 78। 100 में से 22 की ईएमआई दे दी, बचा 78। अब शेष सैलरी का ध्यान सुनिएगा, रिमेनिंग को वो किराने के सामान पर, कपड़ों पर खर्च करते 7:5 के रेशियो में। उसने कपड़ों पर 28,200 खर्च किया। अब 100 में से 22 की ईएमआई दे दी, बचा 78। अब 78 को वो खर्च करते किराने के सामान पर, कपड़ों पे 7:5 के रेशियो में, है ना। ये तो खर्च किया इसने ग्रोसरी पे, और ये खर्च किया उसने कपड़ों पे 7:5 के रेशियो में। कपड़ों पर 28,200 रुपए खर्च हुआ। तो मेरे दोस्तों 100 में से 22 की ईएमआई दे दी, बचा 78। अब 78 जो रिमेनिंग है उसको 2 हिस्सों में खर्च किया है, ग्रोसरी पर और कपड़ों पर 7:5 के रेशियो में। सवाल में कपड़ों की खरीदारी पे खर्च दे रखा, कपड़ों पे कितना खर्च हुआ भाई, 78 को 5:7 में ब्रेक करना है। तो कैसे करते हैं, कपड़ों पर कितना खर्च हुआ, 78 का 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना, नीचे हमेशा टोटल रखते, नीचे हमेशा टोटल रखते 7, 5, 12। अरे जिंदगी में कभी रेशियो पढ़ लेते तो आज ये परेशानी क्यों आती। रेशियो में ब्रेक करने के लिए नीचे हमेशा रखा जाता है टोटल, और ऊपर जो भी आपको निकालना है, ऊपर जो भी कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे कपड़ों पर खर्च निकालना है, कपड़ों पर खर्च कितना हुआ 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना, नीचे हमेशा 7, 5, 12। समझ में आया। सर रॉकेट के जैसे मत तोड़ो विजय जी, 20 मिनट में मैंने आपको 2 सवाल समझाए, 2 सवाल। अगर आपको ये अभी भी रॉकेट के जैसा उड़ना लग रहा है तो पेपर में आप धुएं में उड़ जाओगे, क्योंकि पेपर में करने होंगे 1 घंटे में 100 सवाल। टुकुर 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 करके अगर आप गणित सीख भी गए ना, तो भी आप फिसड्डी रेस के घोड़े हो। फिसड्डी रेस के घोड़े चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, फिसड्डी रेस का घोड़ा को कोई इनाम नहीं मिलता। चाहे टांग टूटी रहे लेकिन तेज भागना है। समझ में आई बात की ना, चाहे टांग टूटी रहे तेज भागना है।
मजबूत मसल वाले फिसड्डी घोड़े को कोई इज्जत नहीं है। टूटी टांग वाला अगर जो है कम तेज तेज भागता रहे ना तो भी मैदान में उसके लिए तालियां बजेंगी कम से भी कम। ठीक है, तो इतने इज्जत में ना गिराओ अपनी कि आप जो है इतनी स्पीड से भी ना समझ पाए। अगर आप इतनी स्पीड से भी ना समझ पाए तो इसका मतलब आप नौकरी के लिए सक्षम नहीं है। 1 साल की तैयारी में आपको फिर 4-5 साल की तैयारी चाहिए, 4-5 साल। ठीक है भाई, अरे इतनी सिंपल सी बात है यार, मर चुके हो क्या, इतनी बुद्धि भी नहीं है तुम लोगों में है। 100 में से 22 की EMI दे दी, बचा 78। बची सैलरी में से भाई किराने के सामान पर कपड़ों पर खर्चा किया है 7:5 के रेशियो में। तो बताओ 78 का बची सैलरी कितनी, 78 में से कपड़ों पे कितना खर्च किया गया, कपड़ों पे खर्च किया गया 5 यूनिट। नीचे क्या लिखना होता है, टोटल कपड़ों पर खर्च कितना किया गया, 18,200 रुपए। तो इसकी वैल्यू इस सवाल में 18,200 रुपए दे रखी है। अब बताओ क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करके, क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं? 13 से जा रहा है भाई, 13 से जा रहा है, 26 से भी चला जाएगा है भाई। हाँ 26 से चला जाएगा 3 बार, 26 से चला जाएगा 7 बार, 140 और 6 सत्ते 42। ठीक है भाई, तो ये आ गया। यहां से 3 से 12 चला जाएगा जी 4 बार, 3 से 12 चला जाएगा 4 बार, 5 से 700 चला जाएगा जी आपका कितनी बार, या 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आगे, 5/4। ये 5/4 आ गया, तो यहां से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी, 4 जब उधर चला जाएगा 700 चौका 2800, 5 यूनिट की वैल्यू 2800 आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना, 4 उधर चला जाएगा 2800। मुझे निकालनी सैलरी, सैलरी है 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 से गुणा कर देंगे। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 से गुणा कर देंगे, 56,000 रुपए। भाई 5 यूनिट की वैल्यू दी है तो ऐसा नहीं कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़े, सीधा 100 की वैल्यू निकालनी तो 20 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 20 पंजे 100 यूनिट का मान डायरेक्ट आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार 1 यूनिट निकाला जाए पहले। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 56,000 रुपए, तो सैलरी आ गई। आप कहोगे सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। बेटा ये जो कैलकुलेशन हुई है जनवरी 2022 की सैलरी है, जनवरी की। सवाल में जनवरी की सैलरी नहीं पूछी, सवाल में सैलरी पूछी है फरवरी की, है ना। ये जनवरी 2022 की सैलरी आ गई 56,000 रुपए। बोला है फरवरी 2022 में उसकी सैलरी 16% बढ़ गई। फरवरी में सैलरी कितनी थी, अब 56,000 को 16% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या को 16% बढ़ाओगे तो 116% हो जाते, 116%। अब परसेंटेज से तो 2 जीरो कट ही जाना है, एंड में 1 जीरो आएगा, 1 जीरो के बाद भी 6 36 6, 1 जीरो के बाद भी 6 इकाई का अंक बनने वाला है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। कुछ भी बेसिक बेसिक नहीं है, केवल 100 मानो और जो सवाल में कहा जाए वैसा 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 करते जाओ। जी दोमेश, 100 मानो, जैसे जैसे सवाल कहता जाए वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ठीक है, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बेटे यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाए। ये सवाल भी सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में, मेंस का क्वेश्चन नहीं है, प्री का पेपर है। ठीक है जी, प्री का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ये सवाल बेशक प्री का है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने में एक एवरेज बच्चा 3 मिनट का समय ले लेगा, 3 मिनट का, और एक तेज तर्रार बच्चा 1 मिनट का समय ले लेगा। इसका मतलब एक मुश्किल सवाल है। यह सवाल प्री के पेपर का नहीं बल्कि मेंस के पेपर का है। प्री के पेपर में बच्चों को परेशान करने के लिए डाला गया है। ठीक है ना, ये बात मान के चलेगा कि कभी कभी प्री के पेपर में बहुत लेंदी लैंग्वेज के, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15,
बेसिक क्या है भाई, 100 मान के जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, कोई फॉर्मूला थोड़ा, मैं आपको सब समझा तो चुका हूं। रेशियो मेथड, सक्सेसिव डिवीजन सब बेसिक हो गया। अब बेसिक को धर कर चाटते रहोगे क्या है? आदमी बेसिक जरूरत से, बेसिक जरूरत क्या आदमी की, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इसके अलावा भी आदमी की जरूरत होती है। बड़ा महंगा बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, समझ में ना, प्राइवेट जेट लेना है, गुच्ची अरमानी की बेल्ट पहननी है। अब बेसिक जरूरत पे ही उलझे रहोगे क्या? बेसिक जरूरत से आगे लग्जरी चीजें भी होती हैं, उनको भी पूरा करो बेटा, वो भी पढ़ो। हाँ जी, सीट 3 अपलोड हो जाएगी, सवाल देखेंगे। थोड़ा अपने आप में ताकत लाओ दिमाग में। एक परिवार की इनकम एक महीने में 35,000 रुपए बोला है। एक परिवार की एक महीने में इनकम 35,000 रुपए। परिवार अपनी इनकम को विभिन्न व्ययों पर खर्च करता है। परिवार अपनी इनकम को कई चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना, जैसे कि भोजन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, मनोरंजन पे, एजुकेशन पे और एंटरटेनमेंट पे। लिखता हूं, एक परिवार की इनकम एक महीने में 35,000 रुपए। परिवार अपनी इनकम को विभिन्न खर्चों पे, विभिन्न व्ययों पे खर्च करता है, जैसे कि परिवार खाना खाता है, फूड पे खर्च करता है, ठीक है ना, हेल्थ पे खर्च करता है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्च करता है, ईडी एजुकेशन पे खर्च करता है भैया। उसके बाद एंटरटेनमेंट और रेंट, एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। एंटरटेनमेंट पे भाई फिल्म विलम देखने जाता है परिवार। और रेंट, परिवार जो है वो रेंट देता है, किराया देता है। इन चीजों पे परिवार 35,000 रुपए की कमाई में से खर्च करता है। सवाल में देखो, पहले सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ के पता लग जाएगा। सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। सारे खर्च करने के बाद 8% की महीने में बचत होती है। बोला है हेल्थ पर जो खर्च है भोजन से 50% ज्यादा है। भोजन मनोरंजन वाले खर्च का 3 गुना है। हेल्थ पर खर्च एजुकेशन के खर्च का आधा है। किराए पर खर्च भोजन, हेल्थ और एजुकेशन पर कंबाइंड खर्च का 1/3 है। बोला एजुकेशन पर खर्चा कितना किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों। देखते हैं इस सवाल को कौन कौन कर पाता है। सवाल में बोला गया है मेरे प्यारे भाई, मैंने मान ली कि माना आदमी की इनकम 100 है। मैंने मान ली कि भाई 35,000 रुपए दे रखे मैंने, लेकिन ये मान ली कि माना आदमी की इनकम 100 है, 100। अब 100 में से इन सब चीजों पे आदमी पैसा खर्च कर रहा है। सारे पैसा खर्च करने के बाद 8% की बचत होती है। यानी कि अगर आदमी की कमाई 100 है तो 100 में से उसने 8 यूनिट की बचत की है। कितने की बचत की है? 100 में से 8 बचत की है। यानी कि बाकी का 92 खर्च किया है। इन सब टोटल पे मिला के कितना खर्च हुआ? 92। 100 में से 8 की बचत की, 8% की हर महीने, और टोटल खर्च कितना किया? 100 में से 8 घटाएंगे, 92 खर्च हुआ है। ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। बोला हेल्थ पर खर्च भोजन से 50% ज्यादा है। हेल्थ पर खर्च भोजन से 50% ज्यादा है। 50% कितना होता है? 1/2 रेशियो बन जाएगा। हेल्थ पर जो खर्च है फूड से 50% ज्यादा है। फूड पे खर्च 2 है तो हेल्थ पे 3 है। आगे बोला भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। भोजन जो है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। ठीक है, देखो फूड पे जो खर्च है वो एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। भोजन पर जो खर्च है वो मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। अगर एंटरटेनमेंट पे 1 रुपए खर्च करते हो तो फूड पे आप 3 रुपए खर्च करते हो, ऐसा बोला गया है। रेशियो बना लेते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां तो फूड का खर्चा 2 है, यहां 3 है। अब 2 और 3 अलग अलग हो गया ना, ऐसे नहीं हो सकता बेटे, ऐसे नहीं हो सकता भाई। एक तो कह रहा है कि फूड और हेल्थ का रेशियो 2:3 है। दूसरा कह रहा है कि फूड पे जो खर्च है एंटरटेनमेंट का 3 गुना है। एंटरटेनमेंट पे 1 रुपए तो फूड पे 3 रुपए है। अब यहां फूड पे 2 है, यहां 3 है, सेम करना पड़ेगा। 2 3 का एलसीएम 6। 6 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आप बोलोगे हाँ सर 6:9। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। भाई इसको अगर 6 बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। ये आ गया मेरे दोस्तों।
तो मैंने इन तीनों का रेशियो कंबाइंड कर लिया। आगे चलते हैं, सवाल में आगे बोला गया है हेल्थ पर जो खर्च है वो एजुकेशन का आधा है। हेल्थ पर जो खर्च है वो एजुकेशन पर होने वाले खर्च का आधा है। हेल्थ पर जो खर्च है एजुकेशन का आधा है। मैं उल्टा भी तो कह सकता हूं, हेल्थ पे खर्च एजुकेशन का आधा है। उल्टा ये है कि एजुकेशन पे जो खर्च है वो हेल्थ का दुगना है। अगर हेल्थ पे 9 रुपए खर्च हो रहा है तो ये एजुकेशन का आधा है। एजुकेशन का आधा है तो एजुकेशन पे डबल खर्च हो रहा है 18। एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है? डबल खर्च हो रहा है 18। एजुकेशन पे 18 खर्च हो रहा होगा तभी तो हेल्थ पे 18 का आधा 9 खर्च हो रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या बोला है? आगे पे बोला है किराए पर जो खर्च है, किराए पे जो खर्च है वो भोजन स्वास्थ्य शिक्षा पर संयुक्त खर्चा का 1/3 है ना। एक्सपेंडिचर और रेंट, रेंट पे जो खर्चा है वो 1/3 है। कंबाइंड एक्सपेंडिचर फूड हेल्थ एंड एजुकेशन, फूड हेल्थ और एजुकेशन पे जो कंबाइंड खर्च होता है। भाई फूड पे खर्च कितना है? फूड पे खर्च कितना है? 6। हेल्थ पे खर्च कितना है? 9। और एजुकेशन पे खर्च कितना है? 18। तो 6 और 9 15 और 18 33। ये फूड हेल्थ और एजुकेशन पे कंबाइंड खर्च है। फूड हेल्थ और खर्च पे जो मिलाकर खर्च है उसका 1/3, 33 का 1/3 खर्च होता है रेंट पे। 33 का 1/3 कितना होता है? 11। तो रेंट पे खर्च होता है 11। तो आपसे पूछा गया है एजुकेशन पर कितना खर्च किया जाता है। एजुकेशन पर, एजुकेशन पर कितना खर्च किया जाता है ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। चलिए बताइएगा मेरे दोस्तों क्या होगा। ये हो गया एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाता है। ध्यान सुनेगा, देखो 100 मानने की मुझे यहां पे जरूरत पड़ी नहीं, ये रेशियो आसानी से बन गया। 100 मानने की कोई जरूरत बची नहीं, ये रेशियो यहां पे आसानी से बन गया है। क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाइयों? फूड हेल्थ एजुकेशन एंटरटेनमेंट रेंट सभी का मैंने रेशियो बना लिया। आपसे पूछा है एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ। देखो टोटल कमाई कितनी है? 35,000 रुपए। परिवार की टोटल कमाई 35,000 रुपए है, 35,000 रुपीज। सवाल में बोला है सारे खर्चे पूरे करने के बाद हर महीने 8% बचत होती है। साल बोला हर महीने 8% बचत होती है, पूरे खर्चे करने के बाद 8% बचत होती है। तो 35,000 में से 8% बचत हो रही है, तो 35,000 में खर्चा कितना हो रहा है? 92%। यानी कि परिवार हर महीने इतना पैसा खर्च कर रहा है। परिवार हर महीने इतना पैसा खर्च कर रहा है। आप बोलोगे आंसर हर महीने इतना पैसा खर्च कर रहा है। अब बोला इस खर्चे में से एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया। एजुकेशन पे, एजुकेशन पे खर्च कितना किया गया। मैंने आपको बताया कि जो भी आपको निकालना है उसे तो रखेंगे ऊपर। एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया? 18 यूनिट। नीचे क्या रखते हैं? हमेशा टोटल। नीचे टोटल बताओ, टोटल जोड़ के क्या आ रहा है? टोटल जोड़ के आएगा 6 9 15 18 33, 33 11 44 2 46, टोटल आएगा 46, 46। ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी? यानी कि बेटा ये अगर टोटल खर्चा 46 है ना, टोटल खर्चा अगर 46 है तो 46 खर्चे में से 18 खर्च किया जाता है। अगर टोटल खर्चा 46 है ना तो 46 में से 18 एजुकेशन पे किया जाता है। तो ये होता है रेशियो को ब्रेक करने का तरीका। जो भी आपको कैलकुलेट करना उसे ऊपर रखो, नीचे हमेशा टोटल कर दो। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कटना ही है। 46 से 92 2 बार कट जाएगा। मुझे पता है कि 18 में 9 आता है, 35 में 7 आता है, तो आंसर 9 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन 9 से कटता। ये आंसर हो जाएगा 12,600 रुपए। बात खत्म। 12,600 रुपए। तो दिस क्वेश्चन इज इजी बट लेंदी। आप ये मान के चलो कि अगर हमारा प्री का पेपर हो रहा है, प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं, तो 2-3 सवाल ऐसे हो सकते हैं। 2 सवाल जितना टाइम लेते हैं उतना 10 सवाल ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है ना? बिल्कुल 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट। 18 में एजुकेशन पे खर्च हुआ 18, 18 मतलब 9 का मल्टीपल।
1 मिनट से कम में किया जा सकता है अगर आप इसको थोड़ा तेज तर्रार तरीके से सोचो, ठीक है ना। देखो कमजोर बालक तो लेगा करने में टाइम, ठीक है ना, उसके तो बस की है नहीं। एक और सवाल लेंगे, सवाल नंबर 16। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यार भी, लेंदी है, आसान है बट लेंदी है मेरे दोस्तों। ये सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का। सेम क्वेश्चन 2020 के सीजीएल के मेंस में भी आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आपको 5-6 सवाल ऐसे मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम में, और ये प्री के पेपर में भी आए हैं, मेंस के पेपर में भी है। सवाल बहुत आसान है लेकिन लेंदी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सबसे बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, बाद में, ठीक है। कभी कभी नो का मल्टीपल पालजी कट भी जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे प्यार भी, दिक्कत कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। सवाल आपको सभी को दिखाई दे रहा है। बोला द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉच 50,000 रुपए। एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। He used to spend on 3 heads personal and family expense E, taxes T, philanthropy P and rest were his savings। एक आदमी की मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, वह इसका 3 मदों पर खर्च करता है। पहला खर्च है भैया उसका पर्सनल खर्चा है, हेड्स और पर्सनल एक्सपेंस ई। भाई आदमी का पर्सनल खर्चा भी होता है ई। दूसरा वो कर देता है टैक्स, दूसरा मेरे दोस्तों वो देता है टैक्स टी, दूसरा वो टैक्स दे रहा है टी। और तीसरा वो करता है फिलैंथ्रोपी पी, फिलैंथ्रोपी यानी कि परोपकार, दानवान करता है पी। और बाकी उसकी सेविंग है, ठीक है ना, और बाकी उसकी बचत होती है, बाकी बचत। तो एक आदमी अपनी कमाई में से 3 चीजों पे खर्चा करता है। एक तो उसका पर्सनल खर्चा हो गया, दूसरा टी टैक्स हो गया, और पी फिलैंथ्रोपी परोपकार दान सेवा का काम हो गया, ठीक है ना। बाकी जो है वो उसकी बचत है। सवाल में क्या बोला है, सवाल बोला है ई वॉच 50% ऑफ इनकम। ई इनकम का 50% है, टी ई का 20% है, पी टी का 15% है। उसकी सैलरी जब 40% बढ़ती है। अच्छा ये सब सवाल हो गया। अच्छा तो भैया यह इस सवाल में आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो देखो इसकी तो यहां पे कोई जरूरत है नहीं भैया। ऐसे सवाल को क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी चीजों को कनेक्ट करना है। सवाल में पहली लाइन बोली है कि ई इनकम का 50% है, ई इनकम का 50% है, तो भाई इनकम को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो भैया मैंने मान लिया कि माना आदमी की जो इनकम है 100 है, माना आदमी की जो कमाई है 100 है, माना आदमी की जो इनकम है 100 है, मैंने मान लिया कि आदमी की इनकम 100 है 100। और सवाल बोला है 100 में से बोला ई वॉच 50% ऑफ इनकम, है ना, जो उसका पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस है वो इनकम का 50% है। 100 में से 50 खर्च करता है फैमिली और पर्सनल एक्सपेंस पे। आगे बोला है टी वॉच 20% ऑफ ई। टी जो है वो ई का 20% है, टी ई का 20% है 50। अब 50 का 20% तो 10 आ जाएगा ना, 50 का 20% 10। आगे क्या बोला है, आगे बोला है पी वॉच 15% ऑफ टी। पी टी का 15% है, भाई टी का मान 10 है, 10 का 15% कितना होता है, 10 का 15% होता है 1.5, 10 का 15% होता है 1.5। बाकी उसकी बचत है, तो बचत कितनी बची भाई, 100 में से 50 10 60 घटाएंगे 40, 40 में से 1.5 घटाएंगे तो बचत होगी जी 38.5। उसकी बचत 38.5 होगी। बोलो बात समझे, क्लियर है? ओके ये बात क्लियर है? यस अब है, अंतिम चरण में है परसेंटेज। तो 100 में से मेरे दोस्तों 50 ई है, टी जो है वो ई का 20% है, 50 का 20% निकाला 10, पी जो है वो 10 का 15% है, 10 का 15% 1.5, बचा 38.5 सेविंग्स। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आगे क्या हुआ, आगे बोला व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40% ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ। ये लाइन खतरनाक है, बोला है
जब उसकी सैलरी 40% बढ़ती है तो उसने ई के परसेंटेज को मेंटेन रखा है, ई के परसेंटेज लेवल को। जब उसकी सैलरी 40% बढ़ती है, भाई पहले सैलरी कितनी थी 100, अब 100 को 40% बढ़ाओगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी 140। पहले सैलरी 100 थी, 100 को 40% बढ़ाओगे बेटे आप तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी 140। अब बंदे की सैलरी 140 हो गई, सैलरी 140 होगी, लेकिन बोला है उसने ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन रखा, मतलब उसने ई के परसेंटेज लेवल में कोई भी बदलाव नहीं किया, उसने ई के परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं किया। भाई क्या था, ई इनकम का 50% था, ई इनकम का 50% था, आज भी ई इनकम का 50% है, ई के परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं किया गया। भाई अब इनकम 140 है, 140 का 50% यानी कि आधा क्या होता है, 140 का आधा 70 रुपए। अब वो फैमिली पे और पर्सनल 70 खर्च कर रहा है, लेकिन आगे बोला बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई, टी जो है वो ई का 30% हो गया। अब ई है 70, 70 का 30% कितना हो गया 21, तो टी का मान हो गया जी 21, टी जो है वो ई का 30% हो गया। एंड पी बिकम्स 20% ऑफ टी, और पी जो है वो टी का 20% हो गया, पी टी का 20% हो गया। टी कितना है भाई 21, 21 का 20% कितना होता है, 21 दूनी 42, 420 बटे 100 4.2, तो P जो है वो T का 20% हो गया, 21 का 20% 4.2। बाकी उसकी बचत है, तो बताओ बचत कितनी है, बचत कितनी है मेरे प्यारे भाई, तो 140 में से 70 ये घटा दिया, 70 बचा, 140 में से 70 ये घटा दिया, 70 बचा, 21 4 25.2। अब 70 में से अगर मैं 25.2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 25 और 35, 25 और 45 होता है 70, तो 25.2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 44.8, 44.8 आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा भाई। टोटल जोड़ के 140 होना चाहिए, 140 में से 70 ये खर्च हो गया, बचा 70, 21 4 25.2। अब 70 में से 25.2 आप घटाओगे तो पहले 70 में से 25 घटा लो, 45 बचा, 45 में से 0.2 और घटा लो 44.8। ये उसकी नई सेविंग है, नई सेविंग है, बोला ये गया है, तो बताओ उसकी नई सेविंग पुरानी वाली सेविंग से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, जो नई बचत है वो पिछली बचत की तुलना में कितने परसेंट अधिक या कम है। तो बेटे जो नई बचत है वो पिछली वाली बचत से कम है कि ज्यादा है, तो हर कोई कह सकता है सर कम नहीं है ज्यादा हो गई, तो ये लेस वाले आंसर तो है नहीं, ये लेस वाले आंसर तो है नहीं, दो आंसर इनमें से होगा। अब बताओ सेविंग 38.5 से 44.8 होगी तो सेविंग बढ़ी कितनी, तो आप कहोगे सर 3, 14 में 60 गया 6, 6.3 सेविंग बढ़ गई। अब देखो दो आंसर है, एक 10% से कम है, एक 10% से ज्यादा, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस मैं ये चेक कर लूंगा कि 10% किसी भी चीज का चेक करना आसान होता है, तो मैं केवल 10% चेक करूंगा। भाई 38.5 का 10% क्या होता है, 38.5 का 10% होता है ये, लेकिन ये तो 10% से ज्यादा बढ़ी है 6.3, तो सैलरी 10% से ज्यादा बढ़ी है, कम नहीं आएगा आंसर, तो 16.4% मोर इस सवाल का आंसर होना चाहिए। और ये आपके सीपीओ के पेपर का सवाल है जो डिले हो चुका है। सवाल बिल्कुल भी लेंदी नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है, टाइम देके करना पड़ेगा। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। कितने बच्चों को ये दोनों सवाल समझ में आ गए, दोनों सवाल बहुत ही अच्छे हाई लेवल के लंबे लंबी लैंग्वेज पे सवाल थे। हालांकि प्री में बच्चों को इतनी लंबी लैंग्वेज के सवाल करने की आदत होती नहीं है, क्योंकि प्री में सारे सवाल नहीं आते ऐसे, 25 में से 2-3 सवाल ऐसे ही आते हैं बस। ठीक है, आप ऐसा मत मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है, हमसे होगा कि नहीं होगा, नहीं, 25 सवाल अगर आ रहे हैं तो उसमें से 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं, वो मजबूरी है एग्जामिनर की डालना। सब हलवा डाल देगा तो सब कचरा बालक ना कर लेगा, कचरा पट्टी शामिल हो जाएगी, सब कचरा थोड़ा ना भरना बेटा वहां पे।
ठीक है, ठीक है, आ तो गया पर लेने दे, कोई बात नहीं बेटा। देखो बाकी टीचर्स तो, बाकी अध्यापक तो इन सवालों को करवाते ही नहीं है। आप ये बताओ हैं कि यूट्यूब पे कोई ऐसे सवाल करवाता है? नहीं करवाते, क्लासेस में भी नहीं करवाते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारे पास 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 100 में से बहुत ही लिमिटेड जनता ऐसी है जो इस लेवल के कंटेंट को समझना चाहती है। समझना चाहती है, समझ सकने की बात तो और है, समझना चाहती है। तो लेकिन उस टीचर क्या करते हैं, उस चक्कर में इन सवालों को स्किप कर देते हैं। तो जो टैलेंटेड बालक है ना, जो नौकरी ले सकता है, उसका नुकसान होता है इसमें। मुझे बच्चों की कोई परवाह नहीं है। उनकी बच्चों की परवाह जो मेहनत करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। दो सवाल, एक सवाल और है लास्ट, सवाल नंबर 17 करके बताएं, लास्ट क्वेश्चन, फिर इलेक्शन कल पढ़ाऊंगा। करके बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक आदमी कुल सेबों का 60, देखो ये आपको लगेगा इनकम वाला सवाल तो है नहीं सर, हम तो इनकम टाइप पढ़ रहे हैं, कहां से आ गए, इनकम वाला ही है, बस यहां पे थोड़ा सा अलग है। कई बार एक आदमी कुल सेबों का 60% बेचता है, बच्चे का 15% फेंक देता है। अगले दिन वो बच्चे का 50% बेचता है, बाकी को फेंक देता है। तो बोला सेलर द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंटेज बताना है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर गलत बता रहे हैं। अभी देखो कैसे, सेलर द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंटेज ज्ञात करो। जैसे भाई एक आदमी के पास 100 सेब है, कितने सेब है? 100। तो 100 में से 60 बेचे। एक आदमी के पास 100 सेब है, तो 100 में से 60 उसने बेचे, बचे कितने फिर? 40। बचे 40, 40 बचे, 40 का 15% कितना होता है? 6। तो 6 से फेंक दिए, 40 में से 6 से फेंक दिए, बचे कितने अब? 34। भाई एक आदमी के पास मैंने मान लिया कि 100 सेब है, 100 में से 60 उसने बेच दिए, 100 में से 60 बेच दिए तो बचे 40। अब 40 का 15% कितना होता है? 6, 6 फेंक दिए, तो 60 बेच दिए, बचे 40, 40 में 6 फेंक दिए, बचे 34। बचे 34। अब 34 का 50% बेचता है, 34 का 50% कितना होता है? 17। 17 से वो बेचता है और बाकी 17 फेंक देता है। भाई 34 का 50% यानी कि 34 का आधा 17 बेचे हैं, तो आधा ही 17 फेंके हैं। तो फेंके गए कुल सेब कितने हैं? 23। तो 100 में से 6 और 17, 23 सेब फेंके हैं। तो सवाल का आंसर 23% है, ना कि 17। जो बच्चे 17 बता रहे हैं वो शुरू के 6 सेब गिनना भूल गए। समझ में आई बात? ठीक है जी।
इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। अब आपके परसेंटेज में 2 ही टाइप रह गए। इलेक्शन कमीशन, वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। 2 बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मिलने के लिए आ रहे हैं बहुत दूर से। ज्यादातर सीपीओ में हरियाणा के बच्चे होते हैं। सीपीओ का भी रिजल्ट आया है। एक बच्चे की रैंक 92 है, एक बच्चे की रैंक 86 है। इतनी बढ़िया बढ़िया रैंक है। तो अगर आप मेहनत से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन, तो आप अगले साल हमसे मिलने आओगे। कौन कौन हमसे मिलना चाहता है पर्सनली? बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आते हैं हमारे पास। ये वजन जो है मेरा ऐसे ही नहीं बढ़ा है। आप 2 साल पहले के हमारा फोटो देखो, आप देखो, पहले मैं 80 किलो का था, 100 किलो का था, हो गया हूं अब। बच्चे मिठाई इतनी लेके आते हैं। पिछले 5 साल से हमने कोई मिठाई नहीं खरीदी दुकान पे जाके, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बच्चे ले आते रहते, लाते रहते, लाते रहते। ठीक है, तो उन बच्चों से बातचीत करेंगे। ओके, हो सकता है 6 बजे वाली क्लास को थोड़ा आगे पीछे डिले करना पड़े। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे दोस्तों। बाय।